तो डिस्कशन कर लेते हैं पहले ना। पहले मैट्रिक्स का कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। तो 16 से करना है स्टार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है ना। तो 16 में को डाउट हो? 16 में को डाउट हो गया? 16 17 में को डाउट? 17 में को डाउट हो गया? 17 18 में को डाउट? 18 18 में तो ये है, वो हमें मैट्रिक्स दे रखा है और हमें उसके जो है अल्फा थीटा निकालना है और बीटा थीटा। अल्फा थीटा मतलब अल्फा का की कोई एक्सप्रेशन है जो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, और ऐसे बीटा थीटा का मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन थीटा के टर्म्स में, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। फिर अल्फा स्टार का मतलब उस अल्फा थीटा की मिनिमम वैल्यू है, वो ए थीटा लिखा हुआ है ना। अल्फा स्टार के अंदर ए थीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा थीटा है वो एक्चुअली। लिखा है ना, अल्फा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट। तो ए थीटा की जगह वहाँ अल्फा थीटा है ना। तो हमें बेसिकली अल्फा बीटा निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, और फिर उनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और थीटा दे रखा है 0 से 2 पाई के अंदर। तो उसमें ये दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई एन प्लस बीटा इंटू एम इनवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आई अल्फा और बीटा स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इसको क्या करो, एम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर एम इनवर्स लिख रखा है तो मतलब एम इन्वर्टिबल है, नो डाउट। तो इसको एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करें बारी एम स्क्वायर आ जाएगा। और तो नहीं, एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एम स्क्वायर आ गया, और वाड़ी आई इंटू एम, एम तो अल्फा इंटू एम आ जाएगा, और प्लस बीटा इंटू आई आ जाएगा ये। ठीक है ना, इसको ऐसा लिख दिया मैंने। इंटरचेंज कर दो उसको, तो व्हाट वी गेट, एम स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एम माइनस का बीटा इंटू आई बराबर 0। इसका मतलब एम जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर एम इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एम का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो एम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम। क्योंकि अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमें दे रखा है कि एम इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये गिवन इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये एम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब अगर ये एम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो जिस मैट्रिक्स का भी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का सम क्या आएगा? ट्रेस ऑफ ए आएगा। तो यानी व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? अल्फा। तो ट्रेस ऑफ एम जो है वो अल्फा आ गया। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस ऑफ एम इज सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इस इक्वेशन के रूट का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? माइनस बीटा आ जाएगा ना, ये आएगा ना। तो अल्फा तो आ गया ट्रेस ऑफ एम, और माइनस बीटा कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एम आ गया। अब हम ट्रेस ऑफ एम निकाल सकते हैं। व्हाट इज ट्रेस ऑफ एम? ट्रेस ऑफ एम इज साइन टू द पावर 4 थीटा एन प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्योंकि एम दे रखा है ना हमें, तो ये अल्फा आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना होता है मैंने। जब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास अल्फा स्टार हो जाएगा, और ऐसे मैं निकाल लूंगा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा विल कम आउट टू बी, माइनस बीटा निकाल सकते हैं मैंने। डिटर्मिनेंट ऑफ एम को निकाला जा सकता है, क्योंकि एम दे रखा है ना मैं। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देंगे, 2/2 का है वो। तो वो ऐसा आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा होल पावर 4 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो ऐसा आ जाएगा ना, n+2। ये ऐसा आ जाता है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम आ जाएगा ना। अब हमें चाहिए अल्फा स्टार का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, और बीटा स्टार का मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू। अगेन मिनिमम लिखा है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो हम चाहते हैं मिनिमम वैल्यू निकालना। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, बीटा निकालना चाह रहे हैं। बीटा स्टार का मतलब बीटा थीटा जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू निकाले है ना। तो मिनिमम निकालने के लिए इसको क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे ना। तो बीटा की क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में? तो अल्फा स्टार बीटा स्टार आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस ये बना लिया हमने। उससे मालूम पड़ गया ये एम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। फटाफट हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया। अल्फा जो इन टर्म्स ऑफ थीटा आ रहा है उसी को वो अल्फा थीटा बोल रहे हैं, और जो ये बीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा आ रहा है इसी को बीटा थीटा बोल रहे हैं। तो बीटा थीटा की जो है वो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो मिनिमम निकालने के लिए इसको मैक्सिमम निकाल लो, उससे अपने आप जो है वो माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब बीटा की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, है ना। ठीक है ना, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा शायद, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए 19 पर आ गए। 19 में कोई डाउट हो? 19 के किसी पार्ट में डाउट हो गया? लास्ट वाले ऑप्शन में हम जानते हैं दोनों बराबर होते हैं वो, एंड दैट इज एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालें,
या एडजॉइंट ए का होल इनवर्स निकालें, ये बराबर होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए की जगह एम लिखा हुआ है माना, तो ऐसा निकाल लेंगे, तो 2a या 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m आ जाएगा, मतलब हो गया ना, लिखा रहा था मैंने आपको शायद, है ना, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट 20 में को डाउट हो, 20 के किसी ऑप्शन में डाउट हो, पहले वाले ऑप्शन में PQ और PQ निकालना पड़ेगा, PQ और QP निकालना पड़ेगा, तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो वैसा उसका 1 1 और 1 2 इक्वेट कर दो आप, 1 1 और 1 2 से मालूम पड़ जाएगा कि वो कभी पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड वाले में हम जानते ही निकालना, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकालना है, जो निकाला जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर इस समय डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, जो आर का डिटर्मिनेंट आएगा वही क्यू का डिटर्मिनेंट आएगा। बताना है क्या इसका कोई पार्ट बताना हो, क्वेश्चन नंबर 20 में किसी ऑप्शन में डाउट हो, 20 के किसी ऑप्शन में, हो गया। इसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 36 से करेंगे स्टार्ट, शायद हम 35 तक कर चुके थे, 36 से स्टार्ट करेंगे। 36 में को डाउट हो, 37 में को डाउट हो, 37 में को डाउट, 38 में को डाउट, वो तो फर्स्ट रो में से आप p फैक्टोरियल कॉमन ले लो, सेकंड रो में से p+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, और थर्ड रो में से p+2 फैक्टोरियल, तो p क्यू आ जाता है, वो p क्यू आ जाएगा, और वो आ जाएगा p+2 होल पावर 1, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी और बीटा बराबर 1 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट रो में से p फैक्टोरियल, सेकंड रो में से p+1 फैक्टोरियल, और थर्ड रो में से p+2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे अपने ना, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो कॉमन लेने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू 2 आ जाती है शायद, समझ रहे हैं, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट 20 में को 39 में को डाउट हो, 39 में को डाउट, वो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है ना, मतलब सेकंड इक्वेशन ला सकता हूं मैं, इसका मतलब दो प्लेन से तीसरा प्लेन ला सकता हूँ, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, तो उससे मैं सेकंड इक्वेशन ला सकता हूँ ना, तो इसलिए अल्फा बराबर 8 आ जाएगा, बीटा बराबर 36 आ जाएगा। 40 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 40 में, 40 तो मैंने करेक्शन कराया था शायद आपको ना, तब तो मल्टीप्लाई कर, बस ए रेस्ट टू पावर के निकालना पड़ता है इसमें ना, तो ए हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू -1 2 3, फिर आगे लिखा है 0 1 6, और फिर आगे लिखा है 0 0 -1, ये ए लिखा हुआ है हमारे पास है ना, तो हमें ए टू द पावर के निकालना है एक्चुअली, फिर उस ए टू द पावर के को मैं क्या लिखा है, 0 लिखा है ना यहाँ, तो हमें निकालना है एक्स ट्रांसपोज, ये एक्स का ट्रांसपोज है, फिर ये मैट्रिक्स ए रेस्ट टू पावर के है, फिर एक्स है, और ये दिया हुआ है दिस इज 33, ये शायद मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया था आपको ना, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स है, यानी ये भी क्या आएगा 1/1 का आएगा, बस उस 1/1 के मैट्रिक्स को निकालना है, उसको 33 के बराबर इक्वेट कर देना है, ताकि मैं जो है वो के कैलकुलेट कर पाऊँ। अब मुझे के पता नहीं के क्या है, मतलब के की वैल्यू जो ही निकालनी है एक्चुअली हमें, और ऑब्वियस सी बात है के नेचुरल नंबर है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स की अगर मैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहा हूँ तो वो जो है वो नेचुरल नंबर ही होगा ना, और के भी दिया हुआ भी कि नेचुरल नंबर है, तो यहां से अब पता नहीं मुझे के क्या है, तो हमें पूरा ये मैट्रिक्स जो 1/1 का आने वाला है ये इन टर्म्स ऑफ के चाहिए अपने को, ताकि हम इसको 33 के बराबर रख दें और के की वैल्यू निकाल पाए ना, लेकिन इस मैट्रिक्स को 1/1 का लाना है, तो लाने के लिए ये तो एक्स एक्स तो दिया हुआ ही है हमें ना, तो एक्स ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम बनेगा कि रो बनेगा, रो बन जाएगा शायद, क्योंकि एक्स शायद कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें लेकिन हमें ए रेस्ट टू पावर के निकालने के लिए पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा ना, तो ए स्क्वायर निकाल रखा है किसी ने, ए स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा -1 2 3, और ये आ जाएगा 0 1 6, एंड दैट इज 0 0 -1, ये अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो यही मैंने ए को लिख दिया, तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1, ये 1 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा -2 + 2 0, और उसके बाद वो आ जाएगा -3, और अगेन कितना आ रहा है 0, नहीं ये -3 12 और 3 +6 आ जाएगा ना, ये ऐसा आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर मैं निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, देन उसके बाद ये आ जाएगा 1, देन उसके बाद फिर ये आ जाएगा हमारे पास 0, देन वी गेट 0, देन वी गेट 0, एंड देन वी गेट 1, ये ऐसा आ जाता है ना, ए स्क्वायर ऐसा आ गया। अब मुझे ए रेस्ट पावर के क्या आएगा, इसके लिए ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ताकि मैं 3 को देखकर पता लगा सकूं ना, तो अगर मैं ए क्यूब निकाल रहा हूं तो ये तो हमारे पास ए हो गया ना, दिस इज ए, ये तो ए हो गया, अब ए क्यूब निकालने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया वापस ए से, इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, -1 2 3 और 0 1 6 और 0 0 -1, ये इससे ए क्यूब आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर इंटू इसे मैं ए क्यूब निकाल लूंगा, तो ए क्यूब कितना आ जाएगा, ए क्यूब निकालने के लिए अगेन -1 -1 ही आ रहा है ना,
उसके बाद 2, फिर 0, 2 आ जाएगा शायद, है ना। और उसके बाद कितना आएगा, 3, 36। कहाँ पर, ये -3, नहीं ये तो -1 आ गया। उसके बाद ये कितना आ गया, 0, नहीं 2, 0, तो 2 तो आएगा, 1 2 तो ये आएगा। आगे देखें तो 3, 0, -6, है ना। 3, -3, -3 आ रहा है ना, ये -3 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं निकालूंगा तो वी गेट 0, इसके बाद निकालूंगा तो 1, और इसके बाद निकालूंगा तो अगेन 6, इसके बाद निकालूंगा तो 0, इसके बाद निकालूंगा 0, इसके बाद निकालूंगा -1। तो ये तो हमारे पास देखो ए था, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास था ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और ये एक, ये कितना आ गया, ये ए क्यूब आ गया ना। तो अब ए स्क्वायर और ए क्यूब में सिमेट्री, तो एक बार मुझे और निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे मालूम पड़ेगा कि पैटर्न क्या आ रहा है ना। क्योंकि ये ए से ए स्क्वायर आ रहा, तो ए स्क्वायर में, ए क्यूब में तो यहाँ -1 आ रहा है, यानी फर्स्ट रो मेंटेन रही, लेकिन ए स्क्वायर में ये नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो अब अगर आप A⁴ निकालोगे ना, तो 9 आ जाएगा। मैं यहाँ निकाल के देखना पड़ेगा। 12 नहीं, 3 6, 3 × 1 9 आएगा मेरे हिसाब से, शायद 3 × 12 आएगा। अच्छा, तो A⁴ में हाँ 12 आएगा, क्योंकि A⁴ में कितना आ रहा है, ए स्क्वायर में आ रहा है 3 × K, 3 × 2, तो A⁴ में आएगा 3 × 4। A⁴ और निकालना पड़ेगा अपने। तो A⁴ निकालने के बाद फिर हमें निकाल सकते हैं। तो A⁴ निकालेंगे, तो A⁴ अगर मैं निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 2 3, और ये कितना आ जाएगा, 0 1 6, एंड दैट इज 0 0 -1। तो इससे अगर मैं निकालूंगा तो व्हाट वी गेट, दिस इज इक्वल टू 1। 1 के बाद हमारे पास ये आ जाएगा -2 +2 0, दैट इज -3 12 3, कितना आ गया, 12 आ गया। उसके बाद फिर ये निकालूंगा तो 0 हो गया। उसके बाद ये निकालूंगा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि वो कितना आएगा, 3, ऐसे तो 0 0 आ जाएगा। इसका यू निकालूंगा तो 0, फिर निकालूंगा 0, फिर निकालूंगा 1 आ जाएगा। तो ये देखो ए स्क्वायर को देखो, A⁴ में सिमेट्री आ रही है, A⁴ में, क्योंकि A⁴ बदलाव क्या आया, इस एलिमेंट में बदलाव आया बस। तो ये 3 × 2, 3 × 4, तो ए के में क्या आएगा, 3 × K आएगा, व्हेन K इज इवन। क्योंकि ऑड वाला अलग आएगा, देखो आप ऑड वाले में देखो यहाँ कितना था, 3 था, बाकी तो देखो से अब समझ में आ गया है। तो हम देख रहे हैं अब 1 वाले को देखो, A1 और A3 को देखो, तो A1 A3 में ये एलिमेंट सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसमें बदलाव आ रहा है, सेम है ना। ये देखो ये सारे एलिमेंट सेम है, 1 2 नहीं नहीं, -3 आ रहा है वहां, यानी ये एलिमेंट डिफरेंट है बस। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सब, ये इसमें बदलाव आ रहा है बस, समझ रहे हैं। तो उसमें कितना आ रहा है हमारे पास, 3, यानी A1 में आ रहा है 3, फिर A3 में कितना आ गया, -3, फिर अब या तो A5 और निकाल लो, तो कितना आएगा आपकी बात, क्योंकि ये -3 दिख रहा है ना अपने को। तो ये तो कंफर्म करने के लिए निकाल लो, अब एक बार A⁴ और निकाल लो, ताकि क्लियरिटी आ जाएगी अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा। क्योंकि वरना यूं लग रहा है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें जो है वो अब की बार आएगा मेरे हिसाब से -9 आ जाएगा, -9, है ना। निकाल लेंगे, तो अब की बार ये -9 आएगा। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, ये एपी बन रही है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, -6, एपी का कॉमन डिफरेंस -6 है। तो मुझे के टर्म निकालना है ना भाई, A1 में ये है, A⁴ 1 में ये है, A⁴ 3 में ये है, 3 वाले में, उसके बाद ये आ जाएगा ना, समझ रहे हैं? तो ये 1 में आ गया, फिर ये 3 में आ गया, तो इसका जनरल टर्म निकाल लो बस आप। तो जनरल टर्म निकाल सकते हैं, जनरल टर्म निकाल के माइनस कितना आ जाएगा वो, A+K−1, और इंटू डी आ जाएगा, डी इज -6, दैट इज -6K+9, -6K+5। अब अगर मैं A1 निकालना चाहूंगा तो K को 1 रख दूंगा, ए किस में निकालना चाहूंगा, A3 में निकालना चाहूंगा, तो कितना आएगा, नहीं नहीं वो तो मैच नहीं करेगा ना, तो फिर कितना आ जाएगा ये, 3, ये 1 में आ गया, ये 3 में आ गया, फिर ये 5 में आएगा, तो उसमें कितना आ रहा है,
के बराबर अगर मैं 1 रखूंगा, हाँ, क्या हुआ? तो उसमें फर्स्ट में आ रहा है 3, थर्ड में आएगा फिर -3, और उसके बाद फिर 5 में कितना आया? 5 में -9 हो गया, है ना? 5 में -9, तो 6 के अंदर जो है हम k इजिकल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये a रेस्ट पावर k में जब k इवन है तो वो तो मैच कर रहा है। देखो आप, ये आ गया हमारे पास 1 0 1 0 और 3k, और फिर कितना आ गया? 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। अब इसमें अगर मैं a रेस्ट पावर 2 निकालना चाहूंगा तो 6 आ जाएगा, a रेस्ट पावर 4 निकालना चाहूंगा 12 आ जाएगा। तो ये a की पावर k तो ही हो गया व्हेन k इज इवन, व्हेन k इज इक्वल टू इवन, k इज इक्वल टू इवन, ये ऐसा आ जाएगा। अब k इज इक्वल टू अगर ऑड है तो 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, और फिर हमारे पास -9 आ रहा है। तो ऑड के लिए चाहिए हमें ना, तो ऑड के लिए कितना आ जाएगा ये? अगर मैं k को 1 लिखूंगा तो वो ये आना चाहिए, फिर k को तो -3k, 3k माइनस कितना आएगा? 3 - 3 -9 का, 1 पर आ गया हमारे पास 3, 3 पर आ रहा है -3, और 5 पर आएगा -9। हाँ, तो ये ऐसे लिख दो ना उसको आप। हाँ, 3 का जा रहा है ना ये, तो 1 पर आ रहा है 2n, कितना आएगा? 2k माइनस का 2k, 3 - 3 -9, तो उसमें हम इसको, क्योंकि 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ से, लेकिन अगर मैं 3 रखूंगा तो फिर कितना आएगा? 3 रखने पर आ रहा है -9, है ना? तो और फिर हम 5 रखने पर कितना आना चाहिए? 5 रखने पर आना चाहिए -9, तो उसमें जो है 1 -1 और -3। नहीं, जैसे ए वन में ही आ रहा है, ये A3 में आ रहा है, ये 5 में आ रहा है। 3 + 1/2, k -1/2, अगर 1 रखो तो फिर 0 आ जाएगा ना। फिर फर्स्ट में ही आना चाहिए। फिर अगर हम थर्ड में देखें, के को मैं ऑड ले रहा हूँ ना, हाँ, के को मैं ऑड ले रहा हूँ, तो सेकंड टर्म क्या? तो मैं के बराबर क्या आएगा? क्या के -6 - k, तो 6 - k से अगर मैं के को 1 रखूंगा, 6 के -3, 6 - 3 के, तो 6 - 3 के आ जाएगा। तो 6 - 3 के से 6 - 3 के, तो 6 - 3 के से अगर मैं निकालता हूं तो के बराबर 1 रखता हूँ, 2 रखता हूं तो कितना आएगा? -3, ये आ जाएगा ना, 6 के -3। हालांकि इसका आंसर आता नहीं है वो, तो इसमें अगर मैं निकालूंगा तो a रेस्ट पावर k ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू -1 2, और ये कितना आ रहा है? -6 - 3 के, ये ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 0, और कितना आ रहा है वो? 0 1 6, और इसके बाद आएगा 0 0 -1, ये आ जाएगा व्हेन k इज इक्वल टू ऑड। अगर k ऑड है तो फिर a k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर k ऑड है तो k की वैल्यू आ जाएगी, a k आ जाएगा, और अगर k इवन है तो फिर a q आ जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, अब ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से ना, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसको कैलकुलेट करना अब आसान है मेरे हिसाब से। पहले के को इवन मान के चल रहे हैं हम, और अगर मैं के को इवन मान के चल रहा हूँ तो ये कितना हो गया? ये हो गया एक्स डेज, कितना हो गया? 1 1 1 हो गया शायद, है ना? 1 1 1, दिस इज 1 1 1, और ये ए के हमारे पास है ही सही, ए के हमारे पास है 1 0 0,
0 1 0 एंड 3k एंड 0 1। बस पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आ जाएगा, शायद 1 1 1 आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1/1 मैट्रिक्स। तो 33 आ गया। बस अब इसको निकाल लो यहाँ से ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे हिसाब से 1/3 का। ये इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/3 आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि ये हमारे पास 1/3 का है और ये 3/3 का है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 1/3 का आ जाएगा, यानी एक रो आएगी और 3 कॉलम आ जाएंगे ना। तो बस इससे कितना आ जाएगा, 1 आ गया। 1 आ गया ना, ये समझ रहे हैं ना अब तो ये आ जाएगा 1, फिर वो अगेन 1, एंड दैट इज 3k प्लस कितना आया, हम क्या निकाल रहे हैं, 1 1 निकाल रहे हैं, फिर 1 2 निकालेंगे, 1 1, तो 1 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर कितना आ गया, 3k प्लस 1 आ गया, 3k प्लस 1, और इसके बाद फ्री आ गया 1 1 1, और ये 33 दे रखा है अपने को, ठीक है ना। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो और आप, तो अब ये कितना आ जाएगा, 1/1 का आ जाएगा, मतलब एक ही एलिमेंट चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1 और 3k प्लस 1 बराबर 33, तो k बराबर 10, और हमने k को इवन ले रखा है, तो ये मीनिंगफुल भी है, k को इवन मान के चल रहे हैं, तो k बराबर 10 आ रहा है। अब अगर ऑड लेके चलेंगे ना हम, तो वापस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं k को ऑड लेके चल रहा हूँ तो वो एक्सेप्टेबल कब होगा, जब ऑड ही आए, लेकिन वो ऑड नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जाता है वो ना। तो आंसर आएगा k बराबर 10। मतलब ऑड लेके चलेंगे तो निकाल तो लिया, क्योंकि पता नहीं था आंसर निकालते वक्त क्या आएगा, लेकिन जब ओके ओके को ऑड लेके चले तो फिर वो आंसर जो है फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 41 में को डाउट हो, 41 में को डाउट, 42 में को डाउट, 43 में को डाउट, 44 में को डाउट। वो फर्स्ट रो में से एल एन एक्स बाहर निकाल लो, सेकंड में से एल एन वाई, और थर्ड में से एल एन जेड, फिर फर्स्ट कॉलम में से फिर एल एन एक्स बाहर निकाल लो, सेकंड में हो गया, बताना है। 44 के बाद 45 में को डाउट, डी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें 45 में, क्योंकि हमें ए दे रखा है कि ए नॉन जीरो है, हमें दे रखा है कि स्मॉल ए नॉन जीरो है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू r-0। तो ए अगर नॉन जीरो है तो इसका डी निकाला हमने, और वो नॉन जीरो आ गया, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इससे इनफाइनाइट क्या, यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यूनिक आएगा तो इनफाइनाइट कभी आएंगे नहीं ना। तो यूनिक कब आएगा, जब ए नॉन जीरो होगा, जो उन्होंने दे रखा है ना, और इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके कभी नहीं आ सकते हैं ना, ठीक है ना। यहीं तक थे वैसे ना। इंडेफिनेट की शीट निकालो। इंडेफिनेट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, तो पार्ट 1 के अंदर जो है वो पहले वो 1/1 डिस्कस कर लेते हैं अपने ना। पहले वो जो मेरे हिसाब से डिस्कस करना था हमको लास्ट टाइम में, वो डिस्कस कर लेते हैं ना। तो इसमें B1 से स्टार्ट करना है शायद, है ना, B1। मतलब मंडे वाले होमवर्क की बात नहीं कर रहे, पहले हम सैटरडे वाले होमवर्क की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज के पार्ट 1 में B1 में को डाउट हो, B1 का शायद हमें कुछ दे रखा था आपको ना, 11 और 12 के अलावा वो करने थे अपने को सारे ना। तो जो 11 12 के अलावा को डाउट हो तो कुछ पूछना हो गया B1। B1 के बाद नेक्स्ट हम आ गए A1 पर। A1 में जो 2 पार्ट बचे हुए थे हो गए दोनों। इसके बाद हम आ गए B3 पर। B3 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, सेकंड पार्ट में को डाउट हो, फर्स्ट में को डाउट, सेकंड में को डाउट। नेक्स्ट इसके बाद आ गए हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में A4, पार्ट 2 के A4 में को डाउट हो, वो सेक एक्स के इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ेगी ना। A4 के बाद B5, B5 में को डाउट हो, B5 में को डाउट हो गया। B5 के बाद E1 में को डाउट हो, B5 के बाद E1, E1 में को डाउट हो गया। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, बस वो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना। आंसर हालांकि साइन कोस में चाहिए, तो हम एक्स एंगल एक्स में चाहिए, हो गया क्या। वो cos 2x को लिख दिया हमने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक फैक्टर काट दिया और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। या यूं भी देखें, अगर मैं एक्सपेंड भी कर दूंगा ना, तो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस साइन 2x आएगा। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, 2 cos 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लेकिन फिर वो आंसर 2x में आएगा। तो कोई बात नहीं, जो x वाला है उसको 2x में लेके आ जाएंगे। समझ में आ गया। या फिर ऑप्शन देख लिए पहले, भाई आंसर x में है, तो भाई वो x में कैलकुलेट कर लो उसको आप, cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के कर लो ना। इवन के बाद नेक्स्ट हम पार्ट 3 पर आ गए। पार्ट 3 का B4, पार्ट 3 के B4 में को डाउट हो, बताना है B4, वो होल स्क्वायर पुट कर दो, देखते हैं सवाल करके बताते हैं आपको यार। होल स्क्वायर पुट कर दो ना उसको, होल स्क्वायर करके पुट कर दिए, नहीं आया उससे, होल स्क्वायर पुट कर दो उसको, होल पावर 1/2 है ना वो, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखा है, 5/2 लिखा है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 को टी स्क्वायर मान लो, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 बराबर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों मान रहे हैं, समझ में आ ही रहा है ना। अब वो आगे क्या लिखा है हमारे पास, एक्स की पावर 13/2 लिखा हुआ है,
तो जैसे इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो 5/2 और x की पावर 3/2, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2t dt। ये 2t dt आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं पूरे सवाल को टी में लाना है। तो वो जो x की पावर 13/2 था, उस x की पावर 13/2 का 3/2 अलग कर दिया मैंने, क्योंकि 3/2 3/2 dt में जाएगा, लेकिन पावर कितनी है? 13/2। तो 13/2 को ब्रेक करना है मुझे, तो 3/2 अलग कर दो। अब कितना करें? 5 आ जाएगा। या 3/2 प्लस ए बराबर 13/2। तो वहां से ए निकाल सकता हूं मैं, तो वो x की पावर 5 को अलग कर दूंगा मैंने, ये 5 को अलग कर दूंगा। और बाकी वो लिखा हुआ ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5/2, ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ था सवाल। तो हमने उसको टी स्क्वायर मान लिया। तो टी स्क्वायर मान, और ये साइन ऑफ इंटीग्रल लगा रखा है, dx लगा रखा है, तो इसको टी स्क्वायर मानने से ये तो आ गया टी। नाउ व्हाट इज x की पावर 3/2 dx, दैट इज 4/5। 4/5 और कितना आएगा? 4/5 हाँ टी dt, ये टी और dt आ गया। तो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, ये मैंने कन्वर्ट, व्हाट इज x की पावर 5 वहां से निकाल लूंगा मैं, टी स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2, ये ऐसा आ जाए। बस पॉलिनोमियल आ गया अब हमारे पास है। सही है। तो बस पॉलिनोमियल आने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, मल्टी खोल दो उसको, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो, वो पावर फॉर्मूला लगाना है बस, सिंपल है ना। और वो कॉमन नंबर ले लेंगे पहले, उसके बाद टी रख देंगे ना, टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 का स्क्वायर रूट। बताऊं पूरा करके? इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए अब पार्ट एक्स टू का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में को डाउट हो, वो 10 को अलग अलग करना है बस हमें। तो इस तरह के सवाल टिक्नोमेट्री में काफी करते थे हम, कि 10 और कॉट में कोई भी रिलेशन हो, तो हमें कोई रिलेशन लाना हो या कोई वैल्यू निकालनी हो, तो उन रिलेशन में जो एंगल होते हैं, उन एंगल में जो भी रिलेशन हमें दिया हुआ हो, उस रिलेशन को लिख लो, या हमें जो दिख रहा हो उसको लिख लो आप। अब यहाँ एंगल में कोई रिलेशन तो दिया हुआ नहीं है हमें, लेकिन हमें दिख रहा है कि उन एंगल में रिलेशन क्या है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। उन तीनों एंगल में ये रिलेशन है, या उन तीनों एंगल में ये रिलेशन है, या उन तीनों एंगल में ये रिलेशन है, जैसे भी आपको दिखे, जैसे भी लिख लो आप, जैसे भी दिखे, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अब जैसे भी लिख लो 10 ले लो, उसके बाद टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, tan x इंटू tan 2x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, प्रोडक्ट आ जाएगा वो, और बस फिर हम tan 3x को यहाँ रोक लेंगे और उन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे। तो उससे tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, इनके इंटीग्रल जानते हैं अपने ना, बस इनके इंटीग्रल निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 6 में को डाउट हो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो, उसको टी स्क्वायर मान लो, जो अंडरवुड में लिखा हुआ है 1 प्लस ln mod x को टी स्क्वायर मान लिया हमने ना, बताना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में को डाउट हो, कौन सा पार्ट 2 का था क्या? अच्छा पार्ट 2 का थर्ड, पार्ट 2 के थर्ड में को डाउट हो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में को डाउट, थर्ड के बाद 4, 4 में को डाउट। 4 उस दिन तो नहीं हुआ होगा आपसे, क्योंकि हो गया था क्या उस दिन? मतलब वो 10x का इंटीग्रल जानते हैं हम, अब हम जानते हैं 10x का इंटीग्रल, है ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट 6 में को डाउट हो, 6 हो गया। 6 के बाद नेक्स्ट, ये तो उस दिन का काम पूरा हो गया हमारे ना। अब वो जो मैंने लास्ट टर्न पे दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो शायद इंडेफिनिट का था बस, है ना। तो पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 C1, C1 का जो मैंने दिए थे वो डिस्कस करने हैं। तो जो मैंने दिए थे उनमें को डाउट हो, C1 में जो मैंने दिए थे उनमें को डाउट हो गया, बताना है कोई। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए D1 में आ गए शायद, है ना। D1 में जो मैंने दिए थे उनमें को डाउट हो, D1 में जो मैंने दिए थे, कौन सा लास्ट वाला, कौन सा? नहीं, जो मैंने दिए थे, कौन सा दिया था लास्ट? नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाले में डाउट है। नाइन्थ वाले में अभी किया ना वापस हमने सवाल, अभी ये तो किया था x की पावर 5/2 वाला, फिर टी स्क्वायर पुट कर दो, तो आगे बाहर एडजस्ट हो जाएगा वो। तो वो उसको पुट करेंगे ना, x की पावर 5 बाहर है हमारे, x की पावर 5 बाहर लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ, फिर ये क्या लिखा हुआ है, a⁻3 और x⁻3, a⁻3 x⁻3, पर इसको टी स्क्वायर पुट कर दो आप। तो a³ और प्लस x³ को टी स्क्वायर पुट करना है हमें, तो उससे कितना आएगा 3x² dx बराबर
2t dt आ जाएगा ये, दिस इज 2t dt, ये ऐसा आ जाएगा 2t dt। मतलब इसके बाद मुझे कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर तो मेरे काम आ जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर को तो अलग कर दो, बाकी क्या करें, एक्स क्यूब कर दो, फिर बाकी ऐसे लिखा हुआ ये ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, बस मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेट कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स इज 2/3 एंड टी डी टी, आ गया समझ में, दिस इज 2/3 टी डी टी, ये राइट लगा दिया मैंने। अब एक्स को क्या लिखें, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ये एक्स क्यूब हो गया हमारे पास, और इसको टी स्क्वायर बनाना था, तो ये कितना हो गया, ये टी, बस अभी पॉलिनोमियल बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो, फिर जो टी बाहर निकाल लो, और फिर बाद में टी रख दो उसमें ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का C1, पार्ट 2 के C1 में को डाउट हो, पार्ट 2 के C1 में को डाउट हो गया। C1 के बाद नेक्स्ट C8 में को डाउट हो, C8, C8 में को डाउट हो, ये जेई मेन में आया है सवाल है ना, पता ना, वापस इसमें टी आएगा, पहले पहले हम एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे, फिर टी को वापस एक्स में लेके आ जाएंगे, बताना है कि किसी को, तो इसमें हो गया, बताऊं, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर E2 पर आ गए, E2 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर E2 में को डाउट, वो 10 है उनको अलग अलग कर दो, या तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारे पास साइन है कॉस है कॉस बी, और प्लस साइन है साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी आ जाए, यानी ये ऐसा आ गया शायद, कॉस अल्फा, और नीचे कितना आ जाएगा, हाँ साइन कोस में तो कॉस एक्स प्लस अल्फा, और कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, ये तो साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया, क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ऊपर कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बन जाएगा, तो वो बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि एक एंगल मेरे पास एक्स प्लस अल्फा है, और एक एंगल मेरे पास एक्स है, समझ रहे, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब हम जानते हैं, सवाल किया ही हमने क्लास में, ऊपर कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, नीचे दो कॉस हैं, तो उनका डिफरेंस का साइन ऊपर क्रिएट कर लो, इनके डिफरेंस का साइन ऊपर क्रिएट कर लो, तो ये कॉस अल्फा तो बाहर निकाल लो, और ये इसको ऐसे लिख लो आप, इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ, अब दो साइन हो चाहे दो कॉस हो, ऊपर क्या चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है, तो एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स ऐसे लिख लो आप। अब ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, पर अब इसको अलग अलग कर दो आप, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, या फिर उसमें जो दो 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो ऐसे देखो आप, ऐसे लिखा हुआ है वो 1 + 10 भी लिखा हुआ है वो, मतलब एंगल ए को बोल रहा हूं मैं एक्स प्लस अल्फा, और एंगल बी को बोल रहा हूं मैं एक्स, ऐसे लिखा हुआ है ना वो, तो 1 + 10 भी लिखा हुआ है, और हम चाहते हैं 10 अलग अलग हो जाए, तो ये वाला फॉर्मूला कंसिडर कर लो, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, इसी में आता है 1 + 10 भी, ये कंसिडर कर लो आप 10 a माइनस बी वाला, तो 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 + 10 b, 1 + 10 b, और इसमें ए की जगह क्या रख दो, ए की जगह रख दो एक्स प्लस अल्फा, और बी रख दो आप एक्स, तो व्हाट वी गेट, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस 10x अपॉन 1 + टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस अल्फा टेंजेंट ऑफ एक्स। अब ये कांस्टेंट है, तो नीचे आ जाएगा, ये कोट अल्फा बन जाएगा, देखो ये कोट अल्फा लिखा हुआ है ना, और ये ऐसा आ जाएगा वापस 10x, ये तो इधर आ जाएगा, और 10x प्लस अल्फा माइनस 10 अल्फा, और इंटू कोट अल्फा, तो ये कोट अल्फा बन जाएगा, और ये वही बनेगा 10x प्लस अल्फा माइनस 10x, आ रहा है समझ में, तो ऐसा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आ गए हम E2 पे, था ना कौन सा था ये, E2 के 7, E7 पर आ गए, E7 में को डाउट हो, इसके बाद पार्ट 3 में आ गए, पार्ट 3 का C1, पार्ट 3 के C1 में को डाउट हो, C1 के बाद नेक्स्ट मेरे हिसाब से E4 था, E4 में को डाउट हो, E4 में को डाउट, उसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो हम चाहते हैं 10 आए, तो कॉस में कन्वर्ट कर लिया उसको हम, ताकि उसको ऊपर ले जाएंगे, बताना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, फर्स्ट में को डाउट हो, फोर्थ में को डाउट हो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ में को डाउट हो, इससे मैंने सवाल कराया था क्लास में आपको ना, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, वो मैंने पुट करके भी दिखाया था पूरा, और मैंने कहा था रेशनलाइज कर लो आप, तो यहाँ भी हम दोनों काम कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं ना, ये लिखा हुआ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करना है ना, तो ये पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये पुट करूंगा। अगर मैं पुट करने लगूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, या यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए ए अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा, यहां से स्टार्ट कर सकता हूं चाहूं तो, या वहां से स्टार्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अगर मैं पुट करूंगा तो ये करूंगा, है ना, ठीक है ना। लेकिन हम इससे करेंगे तो थीटा में आंसर आएगा, थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट है मेरे पास, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इससे तो कर लूंगा, है ना। अब या फिर हम देखते हैं रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर वाले को फ्री कर रहे हैं अंडर रूट से, तो हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो ऊपर कितना आ गया, ये एक्स एक्स था ना हमारे पास, तो ऊपर कितना आएगा, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। ये ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद हम इसको अलग अलग कर लें और इंटीग्रेट करने के बारे में सोचेंगे ना। इसको अगर मैं अलग अलग करता हूं तो अलग अलग करने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो आप, अलग अलग करने के बाद एक बार एक्स आएगा और एक बार एक्स क्यूब आएगा ना, और नीचे हमारे पास एक्स की पावर 4 है, नीचे हमारे पास एक्स की पावर 4 है ना। तो उसको देखो अलग अलग करता हूं मैं ना, तो आई इज इक्वल टू, मैंने ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ऊपर क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना। क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और नीचे आएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 4। तो मेरे हिसाब से शायद ये तो पकड़ लिया होगा आपने ना, ये तो आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, मतलब एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करो आप, तो व्हाट वी गेट, 4x क्यूब। वो 4 और तो एडजस्ट कर देंगे अपन, तो इसको ऊपर फिल कर लेंगे पुट करने की जगह, एफ एक्स की पावर n, और आगे मुझे क्या चाहिए, माइनस का 4x क्यूब चाहिए ना, तो माइनस साइन तो अंदर ले जाऊंगा और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करें, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, यहाँ एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, इसको ऐसे फिल करो आप, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स, पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ऊपर डी टी आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x डी एक्स आएगा ना, तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा मतलब, एंड व्हाट वी गेट, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, किसका फॉर्म होता है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ टी बाई ए, टी की जगह तो एक्स स्क्वायर है और ए की जगह ए स्क्वायर है ना, और वो हम जानते हैं हो जाएगा ना वो, तो एफ एक्स के पावर एफ, इससे भी आसान तरीका था कि, मतलब हम पुट पुट करने से बच रहे हैं, बच नहीं रहे अपन, मतलब वो हमारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, वरना सबसे पहले मैंने ये लिखा है भाई, अगर कोई बात दिमाग में नहीं आएगी तो भाई ये लिख दिया मैंने, ये बचा लेगा मेरे को, थीटा में लेके आ जाऊंगा, आसानी से कैलकुलेट कर लूँ। इसमें ध्यान से देखो आप, ये जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ और बाहर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो पहले, फिर वही सवाल हो जाएगा जो मैंने क्लास में कराया था। मैंने कराया था अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, जिसे मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी, बस रेशनलाइज कर देंगे, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा ना। तो ऐसे देखना चाहिए, जैसे मेरे तरीका वो भी है, तरीका मैं ये भी बता रहा हूँ, रेशनलाइज भी कर रहे हैं, ए रिड्यूस कर दिया, या फिर भाई कुछ पुट करने से सवाल आसान हो रहा है, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया हम, आगे समझ में, तो आसानी से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी। ऐसा भी करते देखें भाई, कहीं पुट कर दें तो उससे फिर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 17 में को डाउट बताना है, कैसे किया इसको, बाई पार्ट्स लगा दो उसमें, और क्या ना भाई, एक बार तो लगाना है, मतलब इनडेफिनेट में कोई दिक्कत आ गई ना, एक बार जिस जब भी बाई पार्ट पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद एक बार तो बाई पार्ट्स लगाना ही है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई अप्रोच दिमाग में नहीं आ रही, तो बाई पार्ट्स लगा के रखना है अपना। अब इसमें जब बाई पार्ट्स हम लगाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x², और आगे क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना। अब इसमें जब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो दिक्कत वाली बात भी नहीं, उसको मान लेंगे डिफरेंशिएबल, ये तो हो गया डिफरेंशिएबल, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हो गया डिफरेंशिएबल, और ये हो गया इंटीग्रेबल। अब इसका इंटीग्रल मुझे 2 बार लिखना पड़ता है, इसका इंटीग्रल आसान भी नहीं लग रहा मेरे को कि फटाफट आ जाएगा, तो अलग से निकाल लो ताकि 2 बार लिखने में दिक्कत नहीं आए।
तो इसका इंटीग्रल अलग से निकाल रहा हूं मैं, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। किससे निकाला है? दिख रहा है 1 + x² को t² पुट कर दो, ये मत करो पुट, इसको ऐसे फिल कर लो, 1 + x² की पावर -हाफ। ना व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? 2x, लेकिन 2 में लेके आया हूं तो 1/2 कर दो। अब fx के पावर n इंटू एफ डेस एक्स, व्हाट इज n+1? हाफ का रेसिप्रोकल 2, तो बस ये आ जाएगा √1 + x²। ये इसका इंटीग्रल आ गया। मतलब 2 बार लिखने से बच जाएंगे अपन। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो ये कितना आ गया? -1/√x² + 1। लॉग की फॉर्म बन गई है ना? ये इंटीग्रल जानते हैं। तो बस वो अलग से करने से फायदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम में आंसर आ गया, वरना क्या है, ये बार बार फिर कॉपी करना पड़ेगा अपने को। तो उस या तो आराम से दिख जाएगा भाई, हम जानते हैं, नहीं जानते तो भाई अलग से दिखा दो उसका, ताकि 2 बार की प्रोसेस बच गई अपनी, है ना। और वो 1 बार लिख दिया फिर हमने, फिर कम से कम समय में काम चल जाएगा ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का फर्स्ट में को डाउट हो, वो तो उसको इंटीग्रल करने पर वो आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? अंदर वाला हो जाएगा ना। उसकी लिमिट निकाल ली, 2 sin x को कॉमन ले लिया, 1 - cos x आ गया, नीचे वाले x को अलग अलग कर लिया ना, हो गया ना। इसके बाद सेकंड में को डाउट हो, सेकंड बताना है क्या? सेकंड के बाद सेकंड के बाद कौन सा? थर्ड में को डाउट हो, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का थर्ड थर्ड में को डाउट हो गया थर्ड। प्रिमिटिव जानते हैं, प्रिमिटिव बोले हैं, इंटीग्रल बोले हैं, एंटी डेरिवेटिव बोले हैं, वो एक ही बात, यही थे बस शायद, है ना। आगे चलते हैं अपन हम। तो हम आगे थे शायद 2 सवाल दिए थे ना, हाँ, तो एक में तो गड़बड़ हो गई, इसको सुधार लेंगे भी अपन, है ना। एक में दिक्कत आई होगी आपको ना, वो टेन इनवर्स वाले में दिक्कत आई होगी। हाँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए ना। मतलब वो कर सकते थे आप दिमाग लगा के, लेकिन वो मुझे एक सवाल कराना था, उसके बाद बताना चाहिए था, देना चाहिए था मुझे ना वो, क्योंकि एकदम वो डेवलप नहीं हुआ होगा आपके माइंड में। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि वो गलती से दे दिया मैंने आपको ना। मतलब हो सकता है आपने सवाल करते करते बहुत टाइम लगाया हो, क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ मैं आपको ना। भाई आपने बहुत टाइम लगा दिया हो, बहुत सोचने में समय लगा हो आपको, फिर भी नहीं हुआ हो, है ना। तो मतलब फिर इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। तो माफ कर दिया होगा आपने शायद, है ना। ठीक है, चलो। तो हम पहले, इसके बाद एक और सवाल था शायद मेरे हिसाब से, 2 सवाल थे, एक तो टेन इनवर्स वाला था और एक लॉग था साथ में, एक कौन सा? एक कॉस वाला हो गया वाला, तो वो बाई पार्ट्स कर दो उसको ना। तो उसमें ये है हमारे पास, क्या था उसमें? कोसेक था ना शायद, कोसेक एक्स होल पावर कोसेक स्क्वायर एक्स -2017 अपॉन कॉस एक्स होल पावर 2017, ये था हमारे पास, है ना। इस तरह का सेम सवाल अभी जेई मेन में आया है, ये क्लास में कराया करते थे हम। जेई मेन उसमें सेक स्क्वायर है, वहाँ पीछे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको, वहाँ सेक स्क्वायर था यहाँ पर, है ना। और शायद हो सकता है यहाँ साइन हो कुछ, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, तो इंटीग्रेट करने में ये इसको अलग अलग कर दो। तो हम कोसेक स्क्वायर को देखकर तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका इंटीग्रल जानते हैं हम। तो ये आ गया कॉस एक्स होल पावर -2017 dx। मैंने इसके नीचे इसको लिख लिया, फिर -2017 है, और वो कितना आ गया? कॉस एक्स होल पावर -2017। ये हो गया क्लियर? ये तो कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिया बस मैंने। ठीक है ना। अब इसमें यह है कि भाई मैं इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोच सकता हूँ, 2 फंक्शन चाहिए मुझे, एक ही है और एक ही है। मैं इसका क्या जानता हूँ? इंटीग्रल। इसका तो नहीं जानता मैं ना, इसको तो डिफरेंशियल तो किसी को भी कर दूंगा मैं, लेकिन मैं इसका इंटीग्रल जानता हूँ। तो इसको मान लिया मैंने इंटीग्रल, और इसको मान लिया डिफरेंट। उसका इंतजार करूंगा मैं भी, मैं पहले ये इंटीग्रेट करूंगा फिर इंतजार करूंगा उसका। तो ये हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, और ये मान लिया फर्स्ट फंक्शन ना। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको आई मान लिया मैंने, तो इस इंटीग्रल को कर रहे हैं ना, आई एस सच, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एस सच, cos x होल पावर -2017। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन -cot x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो सबसे पहले किसको करेंगे? पावर को करेंगे। तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, पावर का काम खत्म हो गया। अब कॉस को करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया भाई इसका। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन -cot x dx, ये आ गया हमारा। आगे वो लिखा हुआ है ना, चाहो तो उसको लिख लो आप, है ना।
माइनस 2017 को बाहर निकाल लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ cos x होल पावर माइनस 2017 dx, ये ऐसा लिख दिया मैंने। सही है, अब तक समझ में आ गया ना? अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये साइन ऑफ इंटीग्रल अभी गायब नहीं हुआ हमारा ना, ये तो गायब हो गया, वो बचा हुआ है और वो बचा हुआ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहां तो सिंप्लीफाई करने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास ना। यहां तो हम देख सकते हैं ये क्या लिखा है, माइनस cos x होल पावर माइनस 2017 इंटू कॉट एक्स, माइनस साइन को आगे लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 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 हो गया, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस साइन। इस 2017 को बाहर निकाल लिया, साइन ऑफ इंटीग्रल। नाउ इसको कॉट को लिखा मैंने कॉस अपॉन साइन, भाई ये तो हटाई दिया हमने, ये तो हटा दिया ना हमने, सब इससे प्लस कर दिया है ना। अब दिस इज कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा। अब क्या बचा है, कॉस बचा, तो कॉस की पावर, पावर को क्या करो, तो कॉस एक्स होल पावर माइनस 2017 dx, और आगे क्या लिखा है, माइनस 2017 कॉस एक्स होल पावर माइनस का 2017 dx, बस ये हट जाएंगे यहां से, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो इससे निकाल लेंगे ना, वो अभी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसके बाद फिर करना उसको आप, है ना। एक जो सवाल दे रखा है, आगे चलते हैं वेनम। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने शुरू कर दिया था ना, और उसी के सवाल कर रहे थे हम। तो हमें रूल भी पता है, आइलेट रूल होता है, उसको फॉलो करते हैं हम। फंक्शन दो ही चाहिए होते हैं हमें ना, और उनको इंटीग्रेट करके हम सवाल कर रहे थे ना। तो आगे कुछ सवाल और करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेट एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। इवेलुएट दिस, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। हम सेकंड टेक्निक पढ़ रहे हैं, सेकंड टेक्निक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टेक्निक भूल गए, अब उसका यूज नहीं कर सकते है ना। सब्स्टिट्यूशन हमेशा सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है ना, उससे सवाल दिखने में आसान लगेगा, बस आपको आंसर नहीं आएगा, दिखने में आसान लगेगा, ये सब्स्टिट्यूशन का एडवांटेज है ना। तो हो गया, तो अपन शुरू हो जाए ना। तो अगर मैं शुरू होऊंगा तो भाई इसको मानूंगा डिफरेंशियबल, लेकिन इसका इंटीग्रल भी नहीं जानता हूँ भाई, हमसे कोई कहे कि इसको इंटीग्रेट करो आप, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। हाँ, इसमें हल्का सा जादू ये करते हैं, अपन एक्स लिख दें, अब तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे। तो यहाँ वैसे देखने से भी लग रहा है कि मैं डिफरेंशियबल इसी को मानूंगा, क्योंकि एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ए पहले आता है ई बाद में आता है। ये डिफरेंशियबल तो ये इंटीग्रेबल, लेकिन इसका इंटीग्रल मुझे पता ही नहीं है ना, और इसको निकाल भी नहीं सकता। तो अब मेरे समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा पहले, तो क्या करें, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें। तो पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम पहले आपको लगे भाई कुछ सिंप्लीफाई करने की पॉसिबिलिटी है, जैसे था ना वो साइन स्क्वायर को टी पुट किया था हमने, है ना, उसके बाद सवाल आसान हुआ था, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया था ना। तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, और एक्स स्क्वायर को टी मानने से कितना आ गया, 2x डी एक्स बराबर डी टी आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर दो, तो इसको आई मान लिया, इस इंटीग्रल को मैंने ऐसे लिखा x, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, फिर डी एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी, ये 1/2 हो गया, और डी टी को लास्ट में लिख दिया मैंने। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिखें, टी लिख दें, और एक्स स्क्वायर को टी लिख दिया, तो बस सवाल ये, अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दूंगा ना, तो ये तो आता ही है करना अपने को ना। तो ये 1/2 की जगह 1/2 है, और इसमें बाई पार्ट्स लगा दिया। किसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे डिफरेंशियबल, और इसको मान लेंगे इंटीग्रेबल। तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट टू पावर टी माइनस, अब ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर ई की पावर टी, ई की पावर टी को वापस क्या करना है, इंटीग्रेट, तो ई की पावर टी आ गया ना। आ गया समझ में,
बस यहाँ से e की पावर t को बाहर निकालो, तो e रेस्ट टू पावर t अपॉन 2 और इंटू e कितना आया t माइनस 1 प्लस c. व्हाट इज t? t इज एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द आंसर. तो हो सकता है पहले हमें पुट करना पड़े और सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बार जब सिंप्लीफाई हो गया देन वी कैन यूज बाई पार्ट्स, फिर हम बाई पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. लिखें, एक और लिखें, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x dx, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x dx, एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3x dx. हो गया? बस बाई पार्ट्स लगाना सीधे सीधे, है ना, इसमें तो पुट करने की भी जरूरत नहीं है ना. e की पावर x है हमारे पास, ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये इंटीग्रेबल हो गया ना, है ना. वो x 3x को t मानोगे तो भी t स्क्वायर ही रहेगा वो तो, ना. तो एडवांटेज तो होगा नहीं, पर इसमें बाई पार्ट लगा दिया, ये डिफरेंशिएबल हो गया और ये क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया ना. तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ये कॉपी कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर बाई 3, 2/3 मैंने बाहर निकाल लिया, x इंटू ई रेस टू पावर 3x. पर इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने, इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 3 मेंटेन रहेगा, ई रेस टू पावर 3x माइनस 2/3 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने ये, क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना. वापस बाई पार्ट्स लगा दिया, ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू पावर 3x अपॉन 3 dx. अब इसको लास्ट में एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो अब की बार क्या आ जाएगा, ए की पावर 3x अपॉन 9 आ जाएगा बस. फिर एक्स स्क्वायर बाई 3 ई रेस टू पावर 3x माइनस 2/9 x इंटू ई रेस टू पावर 3x. नाउ माइनस माइनस प्लस अगेन 2/9, 2/9 2/27 लिख दूं मेरे हिसाब से ना, 2/27 सही है ना, और ई रेस टू पावर 3x एन प्लस सी. बट अब e की पावर 3x को बाहर निकाल लो, चाहो तो 27 को भी बाहर निकाल लो, ताकि वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे फैक्टर. हो गया ना क्लियर? अब मैनिपुलेट तो कर लेंगे वो, 27 और e की पावर 3x को बाहर निकाल लो, हाँ, e की पावर 3x अपॉन 27 को बाहर निकाल लो, ताकि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 रहेगा हमारे पास. कर लेंगे वो तो, कॉमन अमन तो है ना, सही किया है ना, ऐसा आ जाएगा ना. नेक्स्ट लिखें, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब क्या साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल जानते हैं हम? नहीं जानते. क्या करें, बाई पार्ट्स करना है ना, उसके लिए दो फंक्शन चाहिए. क्या करें, वी टेक यूनिटी एज इंटीग्रेबल, वी टेक यूनिटी एज इंटीग्रेबल, यूनिटी को इंटीग्रल मान लेंगे अपने. जब भी फंक्शन अकेला हो और मतलब इसी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहा, तो इसको बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमने यूनिटी को मान लिया इंटीग्रेबल. यह मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स. तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो डिफरेंशिएबल ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रल मान लेता मैं तो इसका इंटीग्रल मुझे पता होता, लेकिन इसका इंटीग्रल पता नहीं है, इसीलिए बाई पार्ट्स लगा रहे हैं. तो जब फंक्शन अकेला हो उसका इंटीग्रल पता नहीं हो, क्योंकि बाई पार्ट्स के लिए दो फंक्शन चाहिए ना, एक फर्स्ट और एक सेकंड. जब तीन हो तब भी दो बनाने पड़ते हैं, एक हो तब भी दो बनाने पड़ते हैं, और जब एक अकेला हो तो वी टेक यूनिटी एज इंटीग्रेबल. तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ यूनिटी, x, साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
नाउ इंटीग्रल ऑफ यूनिटी एक्स डीएक्स, बस इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं मैं? बस इसका एक्स को जमा दो, ढंग से लिख दो आगे, एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, अब इसमें क्या करें भाई, इसको है तो पुट कर दें टी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें, या एक्स स्क्वायर को पुट करो तो पूरे को पुट कर दो, या ऐसे फिल कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस हाफ। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? माइनस का 2x। तो हमारे पास तो x है, हमें क्या चाहिए? माइनस का 2x। तो एक तो इस माइनस साइन को अंदर लेके आ जाओ, ये माइनस एक्स कर दिया मैंने, लेकिन हमें क्या चाहिए? -2x। तो 2 लेके आ जाओ, यहाँ पर ये 2 कर दो और यहाँ पर 1/2, दिस इज 1/2 बाय एफ एक्स के पावर n इंटू एफ डिस एक्स। ये पुट भी कर दो, कोई बात नहीं, वो तो मैं बार बार फोर्सफुली वो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि पुट करने का टाइम बच जाए। अदरवाइज कोई बात नहीं, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को भी टी पुट कर सकते हैं चाहे तो ना, वो तो अंडर रूट 1 माइनस टी बन जाएगा, फिर ऊपर ले जाके कर देंगे इंटीग्रेट में। बस अब यहाँ आ जाएगा आंसर, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। फिर अभी कितना आएगा, व्हाट इज एफ एक्स के, व्हाट इज n+1, हाफ, और हाफ का रेसिप्रोकल 2 आएगा, उससे हट जाएगा, तो प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो जब भी लगे हमारे पास ये एक ही फंक्शन है, उसका इंटीग्रल मुझे पता नहीं है, तो हम वी कैन यूज बाई पार्ट्स एंड बाई टेकिंग यूनिटी एज इंटीग्रेबल। इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल ऑफ ln x dx, इंटीग्रल ऑफ ln x dx। इंटीग्रल ऑफ ln x dx। हो गया? तो बाई पार्ट्स लगा देंगे इसमें, वी टेक यूनिटी एज इंटीग्रेबल। तो ये फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया, यूनिटी एज इंटीग्रेबल। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ यूनिटी, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ यूनिटी? एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ये आ गया x इंटू ln x माइनस, अब ये कितना बचा अंदर, dx बचा, dx का इंटीग्रल क्या हो गया? x हो गया, प्लस सी इज द आंसर। ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो कितना आएगा इसमें, ऐसा आएगा ना, उसके बाद फिर हो जाएगा। हो गया? तो ये वो काम आएगा उस सवाल में आपके ना, एकदम आपको लगा होगा भाई ठीक है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो डिफरेंशियल मान लिया, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा ना? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय टेकिंग यूनिटी एज इंटीग्रेबल। तो यूनिटी को इंटीग्रल मान लेंगे अपना, आई इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, इनटू ये सेकंड फंक्शन हो गया dx। इसका इंटीग्रल पता नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है, और ये इंटीग्रेबल है। बस अब बाई पार्ट्स लगा देंगे, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ यूनिटी? x। तो x को आगे लिख दो आप, आ रहा है ना समझ में? यस आ गया ना, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln का काम खत्म हो गया, अब एक्स स्क्वायर का 2x, इंटीग्रल ऑफ यूनिटी x dx।
ये तो डेरिवेटिव हो गया और वो आ गया, बस अब वो +1 - 1 कर देंगे ना, +1 - 1, ये डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यूनिट इंटीग्रल ऑफ यूनिटी। नहीं आ रहा समझ में? पूरा लिखूं क्या उस फॉर्मूले को? है ना, वो तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ हर बार, है ना, वो तो ठीक है, अच्छा लग रहा है एक्स आगे लिख रहे हैं तो वो एज इट इज रहा, इंटीग्रल ऑफ यूनिटी से एक्स आ गया आगे, मतलब उसको लिख दिया हमने, तो ये आ गया एक्स इंटू ln ऑफ 1 + x² -2 को बाहर निकाल लिया मैंने, अब नीचे कितना बचेगा 1 + x², और ऊपर क्या है x² है, तो +1 - 1 कर दो उसमें ना, मतलब ये -2 तो -2 रहेगा, तो ये कितना आएगा, एक तो x माइनस tan−1x +c, ऐसा आ जाएगा, बाकी उसको कॉपी कर लेंगे ना, आ गया ना समझ में? तो अब हो जाएगा, आप करके लाना है उसको ना, tan−1x इंटू ln ऑफ 1 + x², लेकिन अब वो जो बीच में जब हम इंटीग्रल यूज करते हैं उनमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, है ना, वो तो ये सवाल ये होता तो अलग बात थी, लेकिन अब बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो वहां हम इस सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो इस तरह से हम बाई पार्ट्स के सवाल कर सकते हैं। एक और लिखें, इवेल्युएट e⁻x cos of bx plus c, इवेल्युएट दिस, इसको इंटीग्रेट करना है ना। अगेन दोनों के मुझे इंटीग्रल भी पता है, दोनों के डेरिवेटिव भी पता है, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, ना इसका डेरिवेटिव कभी खत्म होगा ना इसका इंटीग्रल कभी खत्म होगा, तो मैं अपने कॉमन सेंस से डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास रूल है आइलेट वाला, वहां से पता लगा लूंगा किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं और किसको सेकंड फंक्शन मानूं। कई बार तो कॉमन सेंस लगा लेते हैं ना हमारा, भाई इससे काम चल जाएगा, तो यहाँ वो कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा ना। बात बहुत बहुत कर रहे हो, क्या बात है आज, समझा रहे हो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हो, मेरा समझ में नहीं आ रहा क्या आज? तो इसमें क्या है, अगेन एक अ, नया कंसेप्ट लगता है कि इसमें साइन ऑफ इंटीग्रल खत्म नहीं होता कभी भी, तो ये जो आई हम निकाल रहे हैं इसको मैं आई मान लूंगा, तो आई के अंदर आई क्रिएट हो जाएगा एक्चुअली, फिर उसको इंटरचेंज करेंगे फिर आई निकाल पाएंगे ना, वापस दोबारा आई क्रिएट हो जाएगा इसके जब इंटीग्रेट करने लगेंगे, तो इसमें इसको मैंने आई मान लिया, बाई पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल का ई बाद में आता है, टी पहले आएगा, तो इसको मानेंगे हम डिफरेंशिएबल और इसको मानेंगे इंटीग्रेबल, है ना, टी पहले आएगा ना, और आईलेट में ई तो लास्ट में आता है, तो वो तो जो लेटर पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक अब टी पहले आ गया, तो बस फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, ये तो एज सच रहेगा। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ए, तो उसको पहले लिख दिया मैंने, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ए और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, एज फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, cos of bx plus c will remain as such, integral of second function minus sin of integral, now derivative of first function minus sin bx plus c, ये तो cos का काम खत्म हो गया, bx plus c का कितना आएगा b, now integral of this function e raised to power ax upon a dx, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना,
यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए लिख दिया, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से पहले बाहर निकाल लो, माइनस साइन बाहर निकलेगा, बी बाई ए बाहर निकल जाएगा, वी गेट प्लस बी बाई ए इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। अगर सवाल ये होता तो इसके अंदर ये बन जाता, अगर मुझे ये इंटीग्रेट कर इसका भी इंटीग्रल निकालना होता तो मैं यहां से स्टार्ट करता, तो साइन को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, यहाँ कॉस आता, तो इस इंटीग्रल में फिर वो क्रिएट हो जाता अपने आप। अभी इसमें फिर हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इसमें फिर वही सेम हमें फॉलो करना पड़ेगा। आई चल रहा है हमारे पास, ये साइन ऑफ इंटीग्रल रिमूव नहीं हुआ अभी है ना, तो अगेन इसको मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये टेक्नोमेट्री है, तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन। बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप, ये तो हम कॉपी कर लेंगे इसको ना, लिख लो चाहो तो आई इज इक्वल टू दिस इज 1/a इंटू ई टू द पावर ए एक्स एंड कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई एज इट इज है, ये मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए, और ये आ गया साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस, नाउ साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos बी एक्स प्लस सी और इंटू बी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहां से साइन ऑफ इंटीग्रल रिमूव हो गया, यहां बचा हुआ है अभी ये ना, तो हम ध्यान से देखें इसको, मैंने एक बार कॉपी करता हूं, आई इज इक्वल टू 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन अंदर, तो बी बाई ए से मल्टीप्लाई हो गया, तो व्हाट वी गेट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। अब ये प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो एक तो माइनस साइन आएगा, फिर बी बाई ए और अगेन बी बाई ए, व्हाट वी गेट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। साइन ऑफ इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। वो घूम फिर के वापस वहीं आ गए हम, ये आ गया वापस वही आ गया, इंटीग्रल आ गया, यही इंटीग्रल हमें निकालना है, वापस यहीं आ गए ना हम, तो यही इंटीग्रल हमें निकालना है। तो इसको क्या करो, आई मान लो, आई तो है, तो आई इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, आई आ गया, यही तो आई है भाई, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको क्या मान रखा है हमने, आई मान रखा है, और आई हमें निकालना है ना, तो आई इज इक्वल टू 1/a ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ना माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया, इंटू आई हो गया, मतलब इसको इंटरचेंज करके आई को निकाल लूंगा मैं यहां से ना, है ना, आई के टर्म्स में आ गया, आई इन टर्म्स ऑफ आई आ गया ना, उसको इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करके निकाल लिया उसको। और जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, हमने उसको इंटरचेंज कर लिया, तो व्हाट वी गेट आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, दिस आई इंटू दिस। अब यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैंने, है ना, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कितना आएगा, अगर हम देखें, मैं तो मैंने इंटरचेंज कर लिया, अब यहां देखो, यहां से कॉमन ले लो आप, तो कॉमन क्या ले लें अपन, बी स्क्वायर बाई, हाँ एक तो कॉमन तो ये आ रहा है हमारे पास, कहां पर आएगा, बी आएगा यहाँ पर, बिल्कुल बी आएगा यहाँ पर, है ना, बी ऐसा आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करें, यहां से एक तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लो, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और अपॉन ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया मैंने ना, ए स्क्वायर, है ना, तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, तो दिस इज ए इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड दैट इज बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, बस ऐसा आ जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर दो आप, और वो डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दो चाहो तो डिवाइड करोगे तो भी दिक्कत, ये प्लस सी लिख दो चाहो तो, यहाँ उसी से डिवाइड करूंगा तो कैपिटल सी आ जाएगा ना, तो ये इसका इंटीग्रल है हमारे पास, है ना। अब ये डायरेक्ट याद रखेंगे अपन, है ना, क्योंकि वो निकालने में इतना टाइम लगता है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इस इंटीग्रल को मैं याद रखूंगा,
इस इंटीग्रल को भी और इस इंटीग्रल को भी, ई रेस्ट टू पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। किसे भी, यहाँ ई रेस्ट टू पावर एक्स, यहाँ भी ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? कोस को। तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए उसके साथ आएगा, मतलब ए इसको बोल रहे हैं हम, और जो कॉस का एंगल है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी बोल रहे हैं हम, है ना। ए, ये ए है और ये बी है, यानी जो यहाँ एक्स के साथ है वो तो ए है, और जो यहाँ एक्स के साथ है वो बी है ना। मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ? कॉस को। तो जिसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ए उसके साथ आएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो भी कॉस का एंगल है वो रख दिया है मैंने। यहाँ किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ? तो ए आएगा साइन के साथ। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस प्लस साइन? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन? माइनस कॉस। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस जो आएगा वो आएगा हमारा बी साइन बी एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, तो माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस सी, बस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये तो मैंने निकाल के बताया है ना भाई आपको, वो तो याद रखने का तरीका है, दोनों याद रह जाएंगे ना। जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए उसके साथ आएगा, और बी डिफरेंशिएट करने पर जो आ रहा है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन होता है, तो प्लस साइन, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो वहां माइनस कॉस आएगा। ऐसे याद रह जाएगा, वरना फिर याद रखने में दिक्कत आएगी, कैसे कहाँ साइन आएगा कहाँ कॉस आएगा, याद ही नहीं रह पाएगा आपको ना। जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो पहले आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रल साइन होता है प्लस साइन तो प्लस साइन, इसका इंटीग्रल माइनस कोस तो माइनस कोस। अब इसमें मतलब इससे ये क्लियर है कि ये सी का कहीं यूज नहीं है ना, इस सी का कहीं यूज नहीं है ना। तो अगर ये सी जीरो है तो भी कोई बात नहीं, जीरो रख देंगे अपन, और अगर सी कुछ और है तो भी दिक्कत है, हमें इस ए से और इस बी से मतलब है बस, है ना। वो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है कैपिटल सी, इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मतलब ना, समझ रहे हो ना आप। तो ये इंटीग्रल याद रखना है अपने को ना, ताकि दिक्कत नहीं आए ना। लिखिए सवाल, लिखिए नेक्स्ट। निकाला है हमने, निकाल के देखा है नो डाउट, और निकाल के देखने के बाद फिर हम आगे बढ़े हैं ना। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें आता नहीं है या वो होगा नहीं हमसे, सब हो जाएगा। इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ln x अपॉन एक्स क्यूब dx। इवेल्युएट दिस। हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कत किससे? साइन के एंगल से। साइन का एंगल इनकन्वीनियंट है भैया ना, तो ln x को t मान लो आप, वरना साइन का करूंगा क्या मैं, उसका उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं ना। तो ln x को t मान लिया हमने, मतलब पूरा सवाल टी में लाना है आपको ना। इस पूरे सवाल को टी में लेके आ जाओ। तो ये आ गया 1/x dx बराबर dt। तो dx इज इक्वल टू x इंटू डी टी। नाउ व्हाट इज x? ई रेस टू पावर टी। x हमने यहां से निकाल लिया, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया? ये तो बन जाएगा साइन टी। नाउ व्हाट इज एक्स क्यूब? ई रेस टू पावर 3t। और व्हाट इज डी एक्स? ई रेस टू पावर टी डी टी। ये कितना हो जाएगा? ई रेस टू पावर माइनस का 2t एंड साइन टी। नाउ व्हाट इज a? -2 एंड व्हाट इज b? 1। सी से तो मतलब ही नहीं अपने को, सी हो तो भी ठीक है, सी नहीं हो तो भी ठीक है ना।
सी से कोई मतलब नहीं है मुझे ना, बस इसको लिख दूंगा फॉर्मूले को। तो ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कितना है, साइन को इंडिकेट कर रहा हूं तो ए साइन, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन, माइनस कॉस, तो ये माइनस, और व्हाट इज बी, बी इज 1, समझ रहे हैं, ये कॉस टी आ जाएगा प्लस सी, एक तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, टी की जगह एल एक्स रख दो, वरना फिर अभी वापस इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने को ना। बोर्ड वगैरह में देख लेना, अगर ज्यादा नंबर का है तो पूरा दिखा देना करके, छोटा है तो लिख देना भाई वी नो दैट द इंटीग्रल ऑफ दिस इज दिस, रख देना है ए बराबर -2 बी बराबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ए इन बिन दिस वी गेट दिस, हैंस प्रूव्ड, ये जो भी आंसर आ गया खुश हो जाते हैं इससे, वो सिस्टमेटिकली लिखते हैं तो उनको लगता है हाँ बच्चे को आता है। बस इसमें माइनस साइन बाहर निकाल लो, अब तो माइनस ई रेस्ट पावर -2t अपॉन कितना आ गया, 5 आ गया, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल ही लिया, वी गेट 2 sin t एंड प्लस cos t। नाउ व्हाट इज t, t इज ln x, तो ये कितना आएगा -1/5, अगर मैं ln x लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/x², समझ पा रहे हैं, e रेस्ट पावर -2 ln x, तो e रेस्ट पावर ln x टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा 1/x², एंड दिस इज साइन ऑफ 2 sin ln x एंड प्लस cos of ln x एंड प्लस c, दिस इज द आंसर। तो वो इंटीग्रल याद रखना काम आ गया हमारे कहीं ना कहीं ना, वरना वो दिखाना आता है, हमें इंटीग्रेट करना आता है, ये पूरा मैंने करके दिखाया आपको ना, अदरवाइज जो है उसको हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखे, नोट में फॉर्मूला लिखे ना, अगेन हम वही पढ़ रहे हैं, बाई पार्ट्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसे मैंने सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था ना आपको, तो वहां दो फॉर्मूले लिखाए थे, एफ एक्स की पावर एंड एफ डेस एक्स, एक लिखाया था मैंने एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स, वो दोनों सब्स्टिट्यूशन से ही निकाले थे हमने, लेकिन उनको दिमाग में रख लिया हमने कि भाई अगर एक देखना चाहिए कि आगे का डेरिवेटिव, एक फंक्शन का डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है क्या, यस, तो वो एफ एक्स की पावर एन एफ डेस एक्स बन जाएगा, उसका आंसर एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है क्या, यस, तो एल एन मॉड एफ एक्स आ जाता है। पुट करने से आए थे वो, लेकिन उनको दिमाग में रखा हमने ताकि समय बचा। ऐसे ही हम ये मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगाऊंगा यहाँ, लेकिन इन दो फॉर्मूलों को दिमाग में रखूंगा ना, ताकि कभी अगर बनेगा तो टाइम बच सकता है हमारा। फर्स्ट इसमें इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, और एक सेकेंड इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स dx। ये दो इंटीग्रल है ना, जिसमें सेकंड वाला विजुलाइज करने में दिक्कत आती है ना, तो कोई बात नहीं, विजुलाइज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वो तो अब तरीका हो गया भाई, जब भी इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी इंडेफिनिट में, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के देख लूंगा एक बार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पुट नहीं कर पा रहा, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, बाय पार्ट्स लगा के देख लूंगा, तो वो तो अब अल्टीमेट, वो अल्टीमेट वेपन हो गया अपने पास, ये तो लगाना ही है ना, या तो कुछ दिमाग में आ जाएगा, वरना फिर ये तो इस्तेमाल करना ही है अपने को। तो इसमें ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव है एग्जैक्टली, ये एफ एक्स है, यहाँ एक्स एफ डेस एक्स के साथ है, इसका आंसर आता है ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, और इसका आंसर आता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर हम विजुलाइज कर पाए कि गिवन प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में है, तो हमारा टाइम बच जाएगा ना, अगर हम विजुलाइज कर पाए तो, वरना कोई बात नहीं, मैं जो तरीका बता ही दूंगा कैसे आता है आपको, है ना, ठीक है ना, ऐसे हम ये इंटीग्रल याद रखेंगे ना। इसमें एक्स एफ एक्स के साथ आ जाएगा, सवाल में एक्स एफ डेस एक्स के साथ है, लेकिन वहां आ जाए। अब इसमें जो मेन तरीका है, समझ में आया ना आपको, इस फॉर्म में जमा लो, जब भी ई की पावर एक्स हो तो अब दिमाग में ही आना चाहिए, है ना, हालांकि हम ये भी जानते हैं जब भी ई की पावर एक्स नीचे होता है तो ऊपर में भी होना चाहिए, वैसा कुछ है, लेकिन अगर यहाँ ए की पावर एक्स हो तो अभी इस फॉर्मेट में सवाल को जमाने की कोशिश करेंगे, ए की पावर एक्स बाहर, एक एफ एक्स और एक एफ डेस एक्स। ये विजुलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं हर बार विजुलाइज करके बताऊंगा आपको ना, कोशिश करूंगा ताकि आप भी सोच पाए ना। तो इसमें ये निकालने के लिए फर्स्ट वाला निकाल रहा हूं मैं, आई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, ऐसा लिख लिया, ई रेस्ट टू पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स एन प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स, ये मैंने ऐसा लिख लिया। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसको ना, दो साइन ऑफ इंटीग्रल है, तो
अब देखो यहाँ तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँ या मैं यहाँ से शुरुआत करूँ, तो इसमें अगर मान लो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्लियरली मैं एफ एक्स को क्या मानूंगा, डिफरेंशिएबल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एफ एक्स क्या है, मैं उसको इंटीग्रेट कैसे कर दूंगा। लेकिन मुझे भले ही पता नहीं हो क्या होगा, लेकिन मैं डिफरेंशिएट तो कर ही सकता हूँ, एफ डेस एक्स तो लिख ही सकता हूँ। और मैं इसको डिफरेंशिएबल इसलिए भी मान रहा हूँ क्योंकि आगे कहीं ना कहीं कि मेरे पास क्या है, एफ डेस एक्स है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको मान रहा हूँ डिफरेंशिएबल फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान रहा हूँ इंटीग्रल सेकंड फंक्शन। उसमें अभी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बाई पार्ट्स, एफ डेस एक्स कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगा। एफ डेस एक्स मेरे पास भी जनरेट होगा और एफ डेस एक्स आगे भी अवेलेबल है ना। तो हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माने साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, प्लस अब वो इंटीग्रल कॉपी कर दिया मैंने आगे वाला, e की पावर x एफ डेस एक्स dx। नाउ ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ हम विजुलाइज कर लेंगे, लेकिन बोर्ड में आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, यानी यहाँ विजुलाइज करने के बाद भी बोर्ड में आपको इंटीग्रल काट के दिखाना ही पड़ेगा। या तो हमारे लिए भाई जेई मेन में आया, जेई एडवांस में आया, हमें लग जाए कि हमने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया, तो फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं, फटाफट आंसर आप ई की पावर एक्स एफ एक्स आंसर लिख दो। हम जरूरी नहीं है कि यहाँ से इंटीग्रेट करते, हम ऐसा भी कर सकते थे, हम इस तरह से भी कर सकते थे, हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको क्या मानूंगा, इसको मानूंगा इंटीग्रेबल, और इसको इसको मानूंगा डिफरेंशिएबल, और इसको मानूंगा इंटीग्रेबल, क्योंकि इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एफ वो आगे है हमारे पास। तो इसको मान लेंगे हम इंटीग्रेबल, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको क्या मान लेंगे, इंटीग्रेबल मान, डिफरेंशिएबल मान लेंगे ना, इसको इंटीग्रेबल इसको डिफरेंशिएबल। तो इस इंटीग्रल को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो कितना आ गया, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एफ एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx। बस ये इससे कट जाएगा वापस, ये इससे कट जाएगा एंड ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। समझ रहे ना। तो जब अगर हमें जमता हुआ दिख जाएगा एकदम ही है कि हाँ भाई ये तो फंक्शन ही ऐसे, सवाल ही ऐसे लिखा हुआ है, तो हमारा काम डायरेक्ट ये आंसर लिखना है बस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव में तो दिखाना पड़ेगा आप। अब इसमें ये निकालना, क्लियर हो गए। अब इसमें ये देखना है अपने को ना, तो इसको देख सकते हैं हम, इसको निकालने की कोशिश करो आप, वही बाई पार्ट्स लगा दो उसमें ना। तो इसमें सेकंड वाले पर आ गए अपन, तो आई इजिकल टू कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो या तो यहां से स्टार्ट कर लो, वहां से स्टार्ट कर लो, जैसा आपकी इच्छा हो। आधे बच्चे यहां से कर लो, आधे वहां से कर लो, भाई हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ आ रहा है सर। अभी मैंने बताया ना, दोनों इंटीग्रेट करके बताया मैंने आपको ना। तो कुछ चाहो तो इधर कर लो, कुछ उधर कर लो। इसको करूंगा तो क्या करूंगा, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल, यूनिटी को इंटीग्रेबल। यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये इंटीग्रेबल और ये डिफरेंशिएबल, कैसे भी कर सकते। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया इंटू वन, तो इसको मैंने मान लिया डिफरेंशिएबल और इसको मैंने मान लिया इंटीग्रेबल। तो कितना आ गया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ यूनिटी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ यूनिटी, बस उसको कॉपी कर लो आप, एक्स इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स। हो गया क्लियर, ये हट जाएगा यहाँ से ना, एंड आंसर इज, वो जो एफ डेस एक्स का एक्स था वो इधर आ गया, एक्स एफ एक्स प्लस सी इज द आंसर। ठीक है ना। लिखो एक सवाल करते हैं अपन, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस कॉस ऑफ एल एन एक्स dx, evaluate this। तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में थोड़ा आ सकता है कि मैं एल एन एक्स को क्या करूं, टी मान लूं, है ना। ठीक है, अभी तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर उससे बना के दिखाएंगे भी, किसे भी करके जो लिखा है वो बना के दिखाएंगे भी। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट थॉट ये आ सकता है कि एल एन एक्स को टी मान लो, क्योंकि साइन का एंगल इनकन्वीनियंट है, वो लीनियर नहीं है ना। तो मैंने एल एन एक्स को टी मान लिया, तो उससे कितना आ गया, वन बाई एक्स
dx बराबर dt आ गया ना। dx तो कितना आ गया, e की पावर t dt आ गया। सही लिखा है मैंने? पूरा सवाल टी में आ जाएगा अब तो। आई इज इक्वल टू dx तो कितना हो गया, e रेस टू पावर t, और dt हो गया ना। ये कितना हो गया, साइन टी, और ये कितना हो गया, कॉस टी। अब अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो हमें कुछ नहीं करना अब, बस डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। क्योंकि ये बन गया e रेस टू पावर टी एफ टी, और ये क्या बन गया, एफ डेस टी। तो व्हाट इज द आंसर, e की पावर टी एफ ऑफ टी। ये e रेस टू पावर टी एंड एफ ऑफ टी प्लस सी। नाउ व्हाट इज टी, तो x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस सी। और अगर एग्जाम में आएगा बोर्ड में तो बाई पार्ट्स करके दिखाऊंगा मैं ना। ये बाई पार्ट्स कर देंगे यहाँ पर है ना। समझ में आ गया ना, वो कट जाएगा एक इंटीग्रल, हमारा काम चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम ऐसा भी फील कर सकते हैं, ये विजुलाइज करना आसान होता है एक्चुअली। ई की पावर टी वाला विजुलाइज करना आसान होता है, क्योंकि उसमें ई की पावर एक्स दिखता है अपने को। उससे आइडिया लग जाता है भाई, अगर ई की पावर एक्स है तो एक एफ एक्स और एक एफ डेस एक्स बन सकता है ना। यहाँ देखें हम ध्यान से, वो एक्स वाला विजुलाइज मुश्किल से होता है ना। तो ठीक है, हमने कैलकुलेट तो करी ना। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, भाई उसमें होता है एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, कॉस एल एन एक्स अपॉन एक्स। लेकिन अपॉन एक्स नहीं है मेरे पास, तो मैं लेके आ जाता हूँ उसको ना। तो ये आ गया साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया हमारे पास एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स। तो व्हाट इज द आंसर, एक्स एफ एक्स। तो ये भी आंसर आ गया। दोनों सवाल, दोनों से कर लिए हमने सवाल, ये वाला, ये वाला सवाल दोनों अप्रोच लगा के कर लिया हमने। हो गया क्लियर, है ना, दोनों से कर लिया ना। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं बने ना, मेरे को अभी कहीं जाना है अर्जेंटली, इसलिए आई कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास। तो ये होमवर्क लिख लो आप, है ना। सर रोज जाया करो आप। किसी के मन में लग रहा होगा सर। तो ये सवाल लिख लें, करके लाना है अपने को ना। इंटीग्रल ऑफ एल एन स्क्वायर एक्स प्लस टू एल एन एक्स डी एक्स, ये करके लाना है। तो कल कंटिन्यू करते हैं हम। होमवर्क में लिखें आप, मैट्रिक्स के अंदर कहाँ तक आ गए, 20 तक आ गए ना। तो मैक्स एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। साइलेंट रहे, अब तो घर ही जाना है, उसमें क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25, कितने बजे, 31 तक है ना शायद। तो ये 5 कर लेंगे चलो, पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग 5, रिमेनिंग इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। इसमें एक तो वो सवाल कर लेना जो उस दिन दिया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स ln एक्स वाला, है ना। इसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C1 करना है। C1 में जो पार्ट बचे हैं वो करने हैं। पार्ट 2 में आ गए वो। क्या हो रहा है, जितना हल्ला करोगे उतने सवाल ज्यादा दूंगा मैं करने के लिए।
ये करके लाना है।